गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आपको श्वसन के बारे में आपको बताया जा चुका है कि ये दो प्रकार से होता है श्वसन की परिभाषा, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। ये बताया गया है। बाह्य श्वसन में श्वासोच्छ्वास बताया गया था और क्या क्या विशेषताएं होती है ये बताया गया था। आंतरिक श्वसन में आपको दो पद बताए गए थे, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स। इसके बाद उसमें जो अंतर आते हैं श्वसन श्वासोच्छ्वास में, श्वसन और दहन में, आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन में अंतर। तो इससे संबंधित आपको जो मेन आपके लघुत्तरीय क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के वो बताए। अब इनमें से कुछ 60 टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे आता है कि प्रकाश संश्लेषण की मतलब जो है प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के या कोशिका के किस भाग में होती है। तो प्रकाशिक, देखिए प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार से होता है, एक प्रकाशिक क्रिया होती है और एक अप्रकाशिक, यानी लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन होता है। प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसमें जो है क्या बनता है, एटीपी बनता है और NADPH2 बनता है। और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है तो वो कहाँ होती है, हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है। कहाँ होती है, हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है और प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी खोज किसने की थी, ब्लैकमैन, इसलिए इसको ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं। और जो प्रकाशिक अभिक्रिया है उसकी खोज वैज्ञानिक हिल ने की थी, इसलिए उसे हिल अभिक्रिया या हिल रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद इसमें क्या बनता है, जो अप्रकाशिक अभिक्रिया में इसमें CO2 का स्वांगीकरण होता है, जिसके कारण जो है इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो पौधे में जो क्रिया होती है, मतलब पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो उसको दर्शाया गया है प्रकाश संश्लेषण, यानी पौधों में मतलब पाचन किस प्रकार हुआ तो वो इसके आधार पर उसको बताया गया। बाकी इसके बाद श्वसन, तो श्वसन आपने अभी जंतुओं में पढ़ा है, नासा छिद्रों द्वारा वायु मार्ग मतलब नासा मार्ग से होकर के शुद्ध ऑक्सीजन का फेफड़ों तक पहुंचना, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड यानी अशुद्ध वायु को बाहर निकालना, वो क्रिया बताई गई। तो वो तो श्वसन। श्वसन में भी दो बताए गए थे आपको, बाह्य आंतरिक, और इसके बाद जो आंतरिक श्वसन है उसमें ग्लाइकोलिसिस क्रेब। इसमें दो अंतर, एक अंतर होता है आक्सीय अनाक्सीय श्वसन, उसको वायवीय या अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। इसके बाद इसमें एक 60 टाइप क्वेश्चन आता है, श्वसन दर किसे कहते हैं। तो देखिए, वातावरण से जो शुद्ध वायु है, जब मनुष्य जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और जब उसको CO2 के रूप में बाहर मुक्त करता है, तो एक मिनट में जितनी बार वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और CO2 को मुक्त करता है, यानी निःश्वसन की जो क्रिया होती है 1 मिनट में, वो क्या कहलाती है, श्वसन दर कहलाती है, रेस्पिरेटरी रेट। और एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वसन दर कितनी होती है, 16 से 18 बार प्रति मिनट होती है। 1 मिनट में 16 से 18 बार जो है फेफड़े जो है कार्य करते हैं, मतलब श्वसन में जो है क्रिया होती है, यानी श्वसन दर जो होती है। देखिए, वयस्कों में श्वसन दर बहुत धीमी होती है, बच्चों में श्वसन दर लगभग 12 से 15 प्रति मिनट होती है, 12 से 15 बार प्रति मिनट होती है। और उसमें क्या होती है, तेज भी होती है। जो समान औसत श्वसन दर होता है 12 से 15, लेकिन बच्चों में श्वसन दर तेज होती है, वयस्कों में धीमी होती है। तो पौधों में भी श्वसन होता है। तो पौधों में श्वसन आपको बताया गया कि जो है जो श्वसन की क्रिया होती है, ये जैसे आपको मालूम है पौधे के पार्ट्स हैं कौन कौन से, जड़, तना, पत्ती। जड़ों में श्वसन किसके द्वारा होगा, मूल रोम द्वारा, रूट हेयर। जड़ें जो होती है उसमें छोटे छोटे इस प्रकार जो रेशे होते हैं, इस प्रकार वो जो है रूट हेयर के द्वारा ये जो है श्वसन की क्रिया होती है जड़ों में। और जो तना होता है तो उसमें क्या होते हैं, लेंटिसेल यानी लेंटिकुलर यानी वातरंध्र द्वारा, जड़ों में मूल रोम द्वारा, तने में वातरंध्रों द्वारा, और पत्तियों में रंध्र। पत्तियों की ऊपरी और निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा को हम रंध्र बोलते हैं। इसी के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है और इसी के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। जड़ों में मूल रोम द्वारा, पत्तियों में, तने में वातरंध्रों द्वारा और पत्ती में रंध्र द्वारा, इस प्रकार श्वसन होता है। तो श्वसन की क्रिया जंतुओं में भी होती है, पौधों में होती है, दिन रात होती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है।
ठीक है, और दिन रात नहीं होती, जब प्रकाश होगा तभी वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और वो हरे पौधे ही करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, बाकी सूर्य का प्रकाश विटामिन के रूप में हमारे लिए भी आवश्यक है। ठीक है, लेकिन पौधों के लिए, क्योंकि अगर सूर्य का प्रकाश, क्योंकि पर्ण हरे में और सूर्य के प्रकाश के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और मुक्त क्या करते हैं, ऑक्सीजन को। तो इसमें दो चीजें, क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड ये ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है। ठीक है, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं कि प्रकाशिक पायरुविक एसिड के कितने अणु बनते हैं, 2 एटीपी। और आपका जो श्वसन है, वायवीय श्वसन में कितने एटीपी अणु बनते हैं। वायवीय श्वसन को हम क्रेब्स चक्र कहते हैं, क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कितने एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी अणु बनते हैं। तो इस प्रकार हम जो है श्वसन के कुछ शार्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पसलियों की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। फेफड़ों में मतलब जो है डायाफ्राम जो होता है, क्योंकि जो फेफड़े कार्य करते हैं उनमें पेशियां भी होती हैं, अंतरापार्श्व पेशियां होती हैं। तो इस प्रकार जो है अलग अलग संरचना होती है। अंतरानासिका पट क्या है, इसका कार्य क्या है, तो आपको बताया गया कि वायनासा छिद्रों के बीच में उपास्थ की बनी एक प्लेट होती है, एक पट्टिका होती है, जिसे क्या कहते हैं, अंतरानासिका पट। आपने देखा होगा आगे का भाग लचीला होता है और पीछे क्या है, आगे उपास्थ है या पीछे क्या है, अस्थि हड्डी, क्या इतना पार्ट्स होता है, आगे का भाग उपास्थि का बना होता है। 2 नासा छिद्रों के बीच की जो प्लेट होती है उसे अंतरानासिका पट कहते हैं। और इसमें श्लेष्मा पाया जाता है, छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, अंतरानासिका पट का इसका मुख्य कार्य है कि जो अशुद्ध वायु सूक्ष्म कण है, हानिकारक सूक्ष्म जीव है, इनको फेफड़ों तक जाने से रोकता है। ठीक है, क्योंकि ये श्लेष्मा में चिपक जाते हैं, डस्ट वगैरह, धूल के कण या सूक्ष्म जीव वगैरह जो भी होते हैं वो फेफड़े तक नहीं पहुंच पाते, वो आपके नासक कैविटी में, यानी जो नासक गुहा होती है उसी में वो रह जाते हैं। इसलिए जो है भोजन करते समय मतलब जो है बात नहीं करनी चाहिए, और जो है कभी भी मतलब जो है मुख को अगर आप खोल दिए तो होता क्या है कि जैसे गंदी जगह पे है तो वो सूक्ष्म जीव आपके आहार नली में भी जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप जो है केवल नाक से सांस ले रहे हैं तो वो जो सूक्ष्म जीव है आपके फिल्टर हो जाएंगे, यानी शुद्ध ऑक्सीजन ही फेफड़ों तक जाएगी और अशुद्ध वायु CO2 बाहर आ जाएगी। तो इस प्रकार श्वसन दर के बारे में बताया गया, जो आपका ये कार्य करता है, 1 मिनट में कितनी बार व्यक्ति का फेफड़ा मतलब जो है कार्य करता है। देखिए दोनों फेफड़े अल्टरनेट क्रम में, आपने देखा होगा कि नाक के आगे आप उंगली रखिए तो एक फेफड़ा जो कार्य कर रहा होगा उससे ऑक्सीजन आ और जा रही है, थोड़ी देर बाद दूसरा फेफड़ा, ये सांस लेंगे, सांस तो दोनों मतलब फेफड़े काम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जो क्रिया होती है निःश्वसन की वो जो है एक ही से होगी, वो ऑक्सीजन को श्वास नली द्वारा वापस लेकर के कोशिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर की अशुद्ध वायु CO2 को बाहर निकालता है। इस प्रकार आपको पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, ये जैविक क्रियाएं हैं जो आप पाठ का नाम है लाइफ प्रोसेस, उसमें पाचन हो गया, श्वसन हो गया। अब आता है परिसंचरण। तो देखिए ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को कोशिका के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, कोशिका के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, और उसमें जो पहले से उपस्थित पदार्थ या जो बने अपशिष्ट पदार्थ उनको शरीर से बाहर निकाल करके या अन्य अंगों तक पहुंचाने की क्रिया को परिसंचरण कहते हैं या परिवहन कहते हैं। परिसंचरण आप जानते हो, परिसंचरण को परिवहन भी कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश परिवहन डिपो लिखा होता है, तो परिवहन का मतलब होता है कि जैसे बस के माध्यम आप एक माध्यम से मतलब एक जगह से, जैसे फतेहपुर डिपो से आप कानपुर डिपो गए, ठीक है, तो वो क्या, उसका काम क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। इसी तरह आप में संवहन, परिवहन और परिसंचरण तीनों एक ही नाम है, सर्कुलेशन। ठीक है, तो सर्कुलेट यानी सर्कुलेट का मतलब परिवहन भी हो रहा है, परिसंचरण भी हो रहा है, संवहन भी हो रहा है। तो ये जो है क्या कहलाता है, क्योंकि जो परिवहन है, परिवहन क्रिया में या परिसंचरण क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो ग्रहण किए गए भोजन को कोशिका के विभिन्न भागों तक पहुंचाना वो क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है, संवहन कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। इन क्रियाओं में भाग लेने वाले अंग को परिवहन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम या संवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। ये जो परिसंचरण या परिवहन होता है 3 प्रकार से होता है।
एक होता है जल परिवहन या जल परिसंचरण, वो किसमें होता है? हाइड्रा है, स्पंज है, स्टारफिश है, जो आपकी मछली है, जलीय मछलियां हैं, तो जो जल समुद्र वगैरह में पाई जाती हैं, हाइड्रा में भी है, स्पंज में भी है। तो ये क्या है? इनमें क्या है? जल परिवहन होता है, जल के माध्यम से वो पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। फिर दूसरा होता है रक्त परिवहन। रक्त परिवहन का मतलब रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न ऊतकों तक, कोशिकाओं तक रक्त को पहुंचाना, फिर उसको पुनः अपने स्थान पर लाना, तो वो होता है रक्त परिवहन। फिर इसके बाद आता है लसिका परिवहन। तो रक्त का जो छना हुआ भाग होता है लसिका, रक्त नलिकाओं के साथ साथ में लसिका की वाहिनियां भी होती हैं, जिनमें जो आपका छना हुआ रक्त होता है वो उसमें प्रवाहित होता है। उसके लिए लसिका गांठें होती हैं, जिसे हम टॉन्सिल्स वगैरह भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जहाँ पर ज्वाइंट होते हैं, जहाँ से एक रक्त नलिका दूसरे नलिका से जुड़ती है, तो वो एक ग्लैंड्स बनाती है, उसको लिम्फ नोड्स भी बोलते हैं। तो वो जो है आपका लसिका ग्रंथियां कहलाती हैं। तो लसिका का भी परिवहन होता है। तो जो आपका रक्त परिवहन है ये किस में होता है? मनुष्य में होता है, कीटों में होता है, केंचुआ में होता है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में। लेकिन जो लसिका परिवहन है केवल कार्डेटा संघ के जंतुओं में होता है। कार्डेटा संघ का मतलब आप जानना, जिनमें पृष्ठरज यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कोई भी जीव हो वो कार्डेटा संघ का कहलाता है। और आर्थ्रोपोडा संघ जो होता है उसमें सभी प्रकार के इंसेक्ट्स आते हैं, कीट, जैसे काकरोच, बिच्छू, ठीक है, आपके मक्खी है या घरेलू मक्खी, और टिड्डा है, ग्रासहोपर, तो ये सब जो है आपके किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। जितने भी इंसेक्ट्स हैं, मच्छर भी उसी में आता है। बाकी जो आपके कार्डेटा संघ में सभी रीढ़ की हड्डी वाले जीव आते हैं, कीट्स आप जानते हो। और इसके बाद जो हम लोग आते हैं, हम लोग कार्डेटा संघ में आते हैं। हम लोग का जो संघ है वो कार्डेटा है। तो इस प्रकार जो है परिवहन होता है 3 प्रकार से। जल परिवहन तंत्र हाइड्रा, हाइड्रा में होता है, स्पंज में होता है, स्टारफिश में होता है। इसके बाद दूसरा है रक्त परिसंचरण, तो ये पक्षियों में भी होता है, कीटों में भी होता है, मनुष्य में भी होता है। फिर इसके बाद लसिका परिवहन तंत्र, जो केवल कार्डेटा संघ के जंतुओं में होता है। इस प्रकार परिवहन होता है। परिवहन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से पार्ट्स भाग लेते हैं? तो परिवहन के लिए सबसे आवश्यक पदार्थ क्या है? ब्लड। तो सबसे पहले परिवहन तंत्र में आता है ब्लड, फिर इसके बाद आता है हार्ट, हृदय, फिर इसके बाद आता है धमनी व शिराएं, धमनी व शिराएं। तो इनके बारे में आपको बताया जाएगा। जो ब्लड होता है, अब देखिए इसमें सबसे पहले देखिए जो रक्त परिसंचरण तंत्र है ये 2 प्रकार का होता है, एक खुला रक्त परिसंचरण और एक बंद प्रकार का। जो खुला रक्त परिसंचरण होता है मतलब उसको हम कहते हैं एकल, ठीक है, वो किसमें होता है? आपका जो है खुला रक्त परिसंचरण जो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं उनमें होता है। मनुष्य, केंचुआ वगैरह में ये क्या होता है? बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। मनुष्य हो, केंचुआ हो, एनीलिडा संघ हो, इतने भी संघ हैं वो सब में आपका बंद प्रकार का यह दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। मतलब हार्ट से जाने के बाद फिर से वापस हार्ट पे आता है। हार्ट से पूरा शुद्ध रक्त आपका देखिए फेफड़े से शुद्ध रक्त पहले हार्ट पे आएगा, हार्ट से पूरे शरीर पे जाएगा, फिर हार्ट पे आएगा और फिर फेफड़े पे जाएगा। तो ये क्या हो गया? बंद प्रकार का हो गया। तो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र मनुष्य में भी होता है और आपका केंचुआ में भी होता है, बाकी सभी जीवों में होता है। लेकिन आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु है आपके काकरोच, बिच्छू, केकड़ा वगैरह, इनमें क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो अब आपको परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया जाएगा। उसमें सबसे पहले आता है ब्लड। तो ब्लड के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।